हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से बच्चे कमेंट्स में कह रहे थे कि सर एक स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर बनाएं, खास तौर से ड्रॉपर बच्चे के लिए। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये वाला वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। ये वाला वीडियो जो बच्चे अभी क्लास 11th में, 12th में या 13th में हैं और जेई या नीट जैसे किसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है। इसमें मैं स्पेसिफिकली इन बातों को डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ द परफेक्ट रेसिपी टू फेलियर, मतलब बच्चे किन किन कारणों से फेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर बड़ा हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए कि आप सक्सेसफुल होंगे। मैं इस बार ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप एग्जैक्टली अगले 2 साल में, साल भर में क्या क्या करोगे जिसके कारण आप फेल होगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैं आज ही आपको बोल दूंगा कि बेटा देख तेरे साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो जिस दिन वैसा हो रहा होगा तो तुझे आइडिया लग जाएगा कि अरे हाँ यार, सर ने कहा था और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। तो तुझे एक हल्का सा एक वेकअप कॉल मिल जाएगा और हो सकता है कि तू बेटा वापस से अपने ट्रैक के ऊपर आ जाए। तो ये स्पेसिफिकली बेटा मैंने जो वीडियो का जो टाइटल लिखा है दैट इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर, मैंने इसीलिए लिखा है कि बच्चे के दिमाग में चीज़ सेट हो जाए कि सर ने 12-13 बातें बताई थी और इन बातों का मुझे ध्यान रखना है कि मेरे साथ पूरे अगले साल भर में या 2 साल में कभी भी ऐसा ना हो जैसा सर ने कहा है। और अगर ऐसा होगा तो मेरे दिमाग में घंटी बजेगी और मैं उसको वापस से ठीक कर लूँगा। तो मैंने जानबूझ के बेटा जो टाइटल है वो ऐसा रखा है। मैं पहली बार तो मैं एक क्लियर कर दूं कि मैं फेलियर को डिफाइन कैसे कर रहा हूं। ठीक है, मैं वैसे फेलियर की कोई बहुत ही ऐसे ना छोटी डेफिनेशन नहीं लेना चाह रहा कि भाई जेई के एग्जाम में फेल हो गए, नीट के एग्जाम में फेल हो गए तो उसको फेलियर बोल दिया। मैं वैसा नहीं बोलता, बट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट या फिर क्योंकि टॉपिक ही बड़ा वही है कि जेई या नीट के एग्जाम में कैसे सक्सेसफुल हूँ या फिर जेई के या नीट के एग्जाम में फेल होने के क्या क्या कारण हैं, डिस्कस उसको कर रहे हैं। इसलिए इस केस में जो मैंने फेलियर लिखा हुआ है वो ये है कि जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे फेल होते हैं वो बच्चे कौन से कर्म कांड करते हैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा कि हाँ जेई के एग्जाम में फेल हो गया तो जिंदगी में फेल हो गया, मतलब मैं उतनी जो शैलो बात है वो नहीं बोल रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो जेई के एग्जाम में फेल हो रहा है या फिर जो नीट के एग्जाम में फेल हो रहा है या फिर बेटा उनमें जो उसकी क्षमताएं थी उसके हिसाब से अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे कौन से कारण उसके साल भर में और 2 साल में रहे होंगे, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं एक बात और बोल दूं, ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से कि कोई बच्चा है वो नीट के अंदर 2000 रैंक के काबिल था और उसके बाद में नीट में 20,000 रैंक आ गई, या फिर कोई जेई का बच्चा था वो 1,500 रैंक के काबिल था और उसे फिर बाद में लेट्स से कि पूरे साल भर 2 साल बाद उसके बाद में बड़ा लेट्स से कि 25,000 रैंक आ गई। वो हो सकता है कि 25,000 रैंक से 20,000 रैंक से बच्चा वो खुश हो जाए, लेकिन वो उस 20 या 25,000 रैंक काबिल ही नहीं था। वो काबिल था बेटा, उसकी जो क्षमताएं थी वो 1,500 रैंक की या 2,000 रैंक की थी और 1,500 रैंक पे और 20,000 रैंक पे जो चीज़ मिलेगी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो मैं उसको भी फेलियर ही मानता हूँ। मतलब मैं अगर बिल्कुल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखूँ तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर मान लो कि उसका IQ, उसका एप्टीट्यूड, उसकी एनालिटिकल स्किल्स अगर इस तरह के हैं कि उसके 1,500 रैंक आनी चाहिए और अगर आखिर में उसके 2 साल बाद अगर उसके 20,000 रैंक आती तो ही और शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं उन रॉन्ग्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे बड़ा जो बातें बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान रखना कि ऐसा आपके साथ पूरे साल भर में, 2 साल में कभी ना कभी होगा। जब भी होगा तो आपको एक वेकअप कॉल आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बट दैट इज ऑफ कोर्स, जो जैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहला 1 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को और उनका जो कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप है उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो बच्चा जेई की प्रिपरेशन करने वाला है या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाला है वो बच्चा उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के टफनेस को और उस एग्ज़ाम के अंदर जो कॉम्पिटिशन है उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर इवन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर लाइफ में आगे जाकर हम कोई अच्छा करते हैं तो हमें लाखों में एक होना पड़ता है, हजारों में एक होना पड़ता है, सैकड़ों में एक होना पड़ता है। तो जब भी हमें हजारों में एक होना पड़ेगा उस केस में आपको उस कॉम्पिटिशन की सिंसियरिटी को समझना पड़ेगा। जो बच्चे और जो पेरेंट्स उस एग्जाम को या फिर उस पूरे कॉम्पिटिशन को लाइटली लेते हैं उनमें 2 बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ना जो बच्चा है वो सोचता है कि यार अभी मैं जस्ट 11th क्लास में आऊँ, अब बस मैं बस फोड़ने वाला ही हूँ और मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, वो भी टॉप IIT के अंदर। वो जब ये सोच रहा है तो उस केस के अंदर वो बच्चा उस पूरे एग्ज़ाम को, उस पूरे जो पूरा एग्ज़ाम का जो इकोसिस्टम है उसको अंडरमाइन कर रहा है ना।
वो समझ ही नहीं पा रहा कि हाँ भाई पहले थोड़ा एफर्ट तो लगा लूँ, 5 महीने पढ़ तो लूँ, उसके बाद सोचूंगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो पहले से ही इस बात को सोचा है कि अरे छोटा सा एग्जाम है, मतलब 10th क्लास के अंदर मेरे 98% थे, मैं तो फूडू हूँ, मेरे तो हमेशा मैथ्स में मुझे 100 नंबर आए। वो उस पूरे माइंड सेट के अंदर है, और वो जैसे उस माइंड सेट के अंदर था उस एग्जाम को अंडरमाइन करता है, और जैसे वो एग्जाम को अंडरमाइन करता है वैसे ही उसके एफर्ट्स जो हैं वो जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, उसके कम हो गए। तो आपने बेटा देखा इस बात को कि कैसे आपने उस एग्जाम को या फिर उस पूरे कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करने के कारण दो बड़े बड़े पंगे पाल लिए आपने। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपने बहुत हाई कर ली और अपने एफर्ट्स बहुत ही कम कर ली कि अच्छा ये एग्जाम कितना ही बड़ा होगा, क्या ही कर लेगा, तो एफर्ट्स ज़्यादा खास दिए नहीं, एक्सपेक्टेशंस हमारी दुनिया भर की हो गई। ऐसे में हमारे ऊपर परफॉर्मेंस तो खराब होगी ही होगी, साथ साथ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आएंगे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जो एफर्ट्स कम लगाते हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। वो चलो एग्जाम में चलो अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं कर पाए तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो थोड़े दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं। और इवन जब कॉलेज वगैरह पहुंच जाते हैं, मान लो अच्छे कॉलेज नहीं गए, जहाँ भी गए वहाँ जाने के बाद भी वो जो एक साइकोलॉजिकल जो सेटबैक है ना, वो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर रहता ही रहता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि पहले ही 1 महीने के अंदर आप कभी भी उस एग्जाम को, आप उस पूरे कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ये एक एग्जाम टफ है, कंपटीशन अच्छा खासा है, आपको हज़ारों में एक होना पड़ेगा। हज़ारों में जब भी आपको एक होना पड़ेगा, उस केस में आपको बाकी 999 लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी, आपको उनसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और जब ये आप सारी चीज़ें कर लोगे तभी आप किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस करना, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब भी ये हाई ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है तो बच्चा ये सोचता है कि चलो बच्चा जब लेस से कि ना पहले 1 महीने पढ़ने लगा तो उसके एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ये सोचता है कि ना अब मुझे पहले चैप्टर के अंदर सर ने 20 सवाल दिए होमवर्क करने के लिए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सर ने 20 सवाल दिए, मैं 20 के 20 सवाल सही कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही उस बच्चे से 20 में से सिर्फ और सिर्फ 12 सवाल ही सही हुए, अब वो बच्चा घबराना स्टार्ट हो जाता है कि ओ माय गॉड, मेरे से 8 सवाल गलत हो गए। कहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं IIT बॉम्बे CS लूँगा, IIT दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और मेरे से है ना पहले ही चैप्टर के अंदर 20 में सिर्फ और सिर्फ 12 सवाल सही हुए, मैं क्या ही कर लूँगा। वो करता है पैनिक, भयंकर तरीके से पैनिक करता है। फिर वो ओवर थिंक करना स्टार्ट करता है और वो अचानक से फटाक से बड़ा वो ड्रॉप आउट हो जाता है कि छोड़ो यार, मेरे बस की बात ही नहीं है। ये जो उसने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है, ये पहले 1 महीने में सबसे ज़्यादा होगा, और उस 1 महीने के अंदर मेरे बस की बात नहीं है ऐसा सोचने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी ये ओवर एक्सपेक्टेशन कि 20 के 20 सवाल मेरे सही होने चाहिए। अरे भाई क्यों होने चाहिए? जिस IIT JEE एडवांस के एग्जाम का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ही लगभग 25% जाता है, मतलब हर 4 में से 1 सवाल सही करने वाला जो बच्चा है वो IIT JEE एडवांस क्वालिफाइड हो जाता है। 35% के आसपास नंबर लाने पर तो आपको IITs मिलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हर 3 में से 1 सवाल सही करने पर आपको IITs मिलना स्टार्ट हो जाती है। उस एग्जाम के हर सवाल को आप सही कर पाओ, जस्ट आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है। ये कुछ मतलब आप आरंट यू टू मच टफ ऑन यू, मतलब कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने 20 सवाल किए, उसमें से अगर 12 सवाल या बने, इट्स ओके। अब बच्चा क्या सोचता है कि सर 10वीं क्लास तक तो मेरे से सारे सवाल बन रहे थे, बोर्ड लेवल के मेरे से सारे सवाल बने। अरे बोर्ड का एग्जाम अलग था, जो आपके स्कूल की एजुकेशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल नहीं बनना इज द बेस्ट थिंग। बस आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि जो सवाल मुझसे नहीं बना है मैं उस सवाल से कुछ न कुछ सीखूंगा, दैट्स इट। अगर ये माइंड सेट है तो मान के चलो कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो सबसे पहले 1 महीने में जितने भी ड्रॉप आउट्स होते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन कारण रहेगा वो पहले पॉइंट वाला ही रहेगा कि वो उस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई रख लेते हैं, एफर्ट्स थोड़े से कम लगाते हैं, और जैसे देखते हैं कि होमवर्क के अंदर उसे लेट से 50 सवाल मिले, उससे अगर 20 सवाल ही बने तो वो सोचता है कि मेरे से 30 सवाल तो बने ही नहीं, और वो सोचता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, और वो सोचता है कि मैं एग्जाम के लायक ही नहीं हूं। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी बोलचाल होती है, अच्छी कम्युनिकेशन होती है, तो वो पेरेंट्स को बोल देते हैं कि है ना पापा मेरे बस की बात तो नहीं है ना, मेरे से तो कोई IIT वाईआईटी नहीं होगी, या फिर मैं टॉप की मेडिकल कॉलेज मुझे नहीं मिलेगी। तो उनके पेरेंट्स भी अगर समझदार होते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, तो अपने एफर्ट्स मार लो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी इस बात को पेरेंट्स को नहीं रख पाते, वो बच्चा ज़्यादा परेशान रहता है।
और वो मन ही मन तो ड्रॉप आउट कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो क्लास जा रहा होता है, अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा होता है, लेकिन उसका मन जो है वो उस एग्जाम से उठ चुका होता है। लेकिन ये जो मन उठा है एग्जाम से, उसके पीछे कारण ये नहीं कि उस बच्चे का IQ कमजोर, उसका एप्टीट्यूड कमजोर है, ना ना ना, उसके पीछे कारण ये है कि उसने ये सोच लिया कि मेरे को जितने सवाल मिले सारे सवाल मेरे से बनने चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, ये तो टफ एग्जाम है। इसमें चीज़ें सिखाने के लिए जानबूझ के सवाल पूछने पड़ते हैं जो आपसे ना बने। अगर मैंने आपसे 50 सवाल दिए और 50 के सवाल अगर आपने कर लिए तो मैं तो ये मानूंगा कि मैंने मेरे बच्चों को सिखाया नहीं। हाँ, 50 सवाल मैंने पूछे, आपने सिर्फ 35 ही सही किए, फिर 15 तुमसे गलत हुए और वो 15 तुमने वापस से फिर सही डाउट पूछ के फिर सही किए, तब मुझे लगा कि हाँ यार चलो मैंने कोई 15 बातें इन बच्चों को सिखाई तो सही। तो बिल्कुल एटीट्यूड ही डिफरेंट है टीचर का। टीचर क्या चाह रहा है? टीचर चाह रहा है कि बच्चा गलती करे, उससे सीखे और धीरे धीरे ऐसे ग्रो करे। तो इसलिए ये मान के चलना कि मैं सारे सवाल सही करूंगा, ये थोड़ी ज्यादती होगी खुद के ऊपर। तो सारे सवाल बड़ा सही हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो पहले 1 महीने में जो ड्रॉप आउट होते हैं उसके पीछे बड़ा यही जो ओवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे पैनिक आता है और पैनिक आने के बाद बच्चा उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट इज जो बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, बड़ा वो कई बार नोट्स बनाने को अवॉइड करते हैं। देखो यार, कोई बच्चा अगर ड्रॉपर है और वो क्लास में अगर नोट्स बनाने को अगर अवॉइड कर रहा है, इट्स अंडरस्टेबल, बट एटलीस्ट वो शॉर्ट नोट्स टाइप तो लगातार कुछ ना कुछ लिखता रहे। लेकिन 11th और 12th क्लास वाले बच्चे के पास तो पढ़ने के लिए 2 साल होते हैं, वो प्रॉपर अच्छे खासे नोट्स बनाएं। नोट्स को बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा समय देने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर चीज़ आप लिखने की ज़रूरत करें। तो बहुत सारे बच्चों के पीछे बड़ा फेलियर की वजह से कारण ही होता है कि वो नोट्स बनाते ही नहीं है, ठीक है, वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो वो आखिर में ऑफकोर्स अगर नोट्स लिखोगे नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को लिखने से ही चीज़ें समझ में आती हैं, देखने से ज़्यादा उनको लिखने से समझ में आता है। तो बहुत सारे बच्चों के फेल होने के पीछे कारण है कि वो लिखते नहीं है, वो नोट्स को अवॉइड ही करते रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर बच्चा नोट्स को तब अवॉइड करे जब उसने 11th 12th क्लास में प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। या फिर अगर उसने नोट्स नहीं बना रखे और अब उसको लगता है कि सर बहुत ही सब कुछ फास्ट चल रहा है, सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं, तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट वो बना ही ले, ठीक है। मैं एक बात और बोल दूं, जो बच्चे ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं उनको तो नोट्स बनाना ही चाहिए। टीचर भी तो उसी स्पीड से लिख रहा है, तुम भी लिख लो। अगर तुम टीचर की स्पीड से नहीं लिख पा रहे बेटा, फिर तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है और रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ रहा है, उसके लिए नोट्स बनाना सबसे टफ है, क्योंकि ऑनलाइन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि मुश्किल हो, तो उस केस में क्या करें कि पूरा ना लिखे, बिल्कुल बेसिक बातें लिख ले, पूरी डेरिवेशन ना लिखे, प्रॉपर डेफिनेशन ना लिखे, लेकिन बेसिक समझदारी वाली जो बातें हैं जिससे अपन को पूरी बात समझ आए वो लिख ले। क्योंकि बड़ा ऑफकोर्स जब अगर मान लो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कंटेंट तो हमेशा ज़्यादा डिलीवर होता ही है, तो सारी बातें ना भी लिखो तब भी चलेगा। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगला बड़ा जो फेलियर के पीछे बहुत बड़ा कारण है वो है स्टॉप अटेंडिंग क्लासेस। बहुत सारे बच्चे क्लासेस जाना ही बंद कर देते हैं, और ये जो फेनोमेनन है ये थोड़ा लेटेस्ट फेनोमेनन है। ये मान के चलो बड़ा पिछले 4-5 साल में ही ये वाला फेनोमेनन आया है, उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले तो क्या था कि लेट्स से कोई बच्चा किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जा रहा है और उसने 1.5 लाख रुपए फीस जमा करा दी। अब उसने अगर 1.5 लाख रुपए फीस जमा करा दी तो वो अब पूरे साल 1.5 लाख रुपए फीस जमा कराने के बाद इंस्टीट्यूट जाएगा ही जाएगा। भले वहाँ उससे कुछ समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, बट वो इस माइंड सेट से भी चला जाएगा कि अरे भाई मैं तो पैसे वसूल करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो पैसे वसूल कर लूँगा लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। आज के दिन क्या हो गया कि है ना, जो ये ऑनलाइन या बड़ा फिर जो यूट्यूब है इसने थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया। अब होता क्या है कि जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, वो ये सोचता है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, लेट्स से किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है, फिर वो सोचता है उसकी लेट्स से परफॉर्मेंस हल्के से कमज़ोर हुई, उसने सवाल किए नहीं बने, उसने फिर कहा कि अरे यार है ना शायद मेरे ऑफलाइन वाले टीचर ही ख़राब है, फिर वो कहीं किसी यूट्यूब पे जाके पढ़ता है या फिर कहीं ऑनलाइन जाके पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा आसान है, तो फिर वो ऑनलाइन की तरफ कूदता है, ठीक है। इसका उल्टा जो ऑनलाइन वाला जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि यार ऑनलाइन पढ़ने मज़ा नहीं आ रहा, अगर वो ऑफलाइन पढ़ रहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो ऑनलाइन की जो क्लासेस है उनको स्किप करना स्टार्ट कर देता है। ऑफलाइन वाला बच्चा ऑफलाइन की क्लासेस मिस कर रहा है यूट्यूब से पढ़ने के लिए, ऑनलाइन वाला बच्चा ऑनलाइन वाली क्लासेस मिस कर रहा है ये सोच के कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं तो ज़्यादा अच्छा कर रहा होता। दोनों ही बच्चे गलत हैं। हम अगर मान लो कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, हम अगर सवाल नहीं कर पा रहे हैं, सवालों के आंसर्स नहीं आ रहे, तो गिव टाइम टू इट।
इसका ये सॉल्यूशन नहीं कि ऑनलाइन वाला बच्चा सोचे कि शायद ऑफलाइन मोड में अच्छी पढ़ाई होती होगी, ऑफलाइन वाला ये सोचता रहे कि ऑनलाइन के मोड में पढ़ाई अच्छी होगी। तो ये तो एक विशेष सर्कल चलता रहा। हमेशा ऑफलाइन वाले बच्चों को ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे। ठीक है, अब वो ये नहीं सोचता कि हाँ भाई कंटेंट सेम है, सेम बातें हैं, तुम्हारे पास जो संसाधन है उनका बेस्ट तरीके से यूज करो, पढ़ाई करो। तो क्लासेस मिस करना आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है। जितने बच्चे लाइव पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो लाइव क्लास को अटेंड ही नहीं करते, सारे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं उसके अंदर भी वो क्लासेस को मिस कर देते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है, ठीक है, मैं तो शायद ऑफलाइन के लिए ही बना था, ऑनलाइन के लिए बना ही नहीं था, वगैरह वगैरह। ये तो बहाने हैं साफ साफ। वो कोई ना कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़कर 100 रैंक भी लाने वाला है, तुम अपना बहाना बना रहे हो। इस तरह से ऑफलाइन वाला बच्चा सोच रहा है कि अरे यार ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, टीचर भी इतने अच्छे नहीं है, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ मैं कुछ बचा देता। तो ये सारे के सारे बहाने सिर्फ और सिर्फ इस बात के हैं कि मुझे क्लास नहीं अटेंड करनी बस। और ये क्लास नहीं अटेंड करना जो है ये बहुत ही भयंकर तरीके से हम लोगों को इस जेईई या नीट के एग्जाम में अच्छा करने से रोक लेगा, हमें निकाल ही देगा, रोक क्या लेगा, भगा देगा वहां से। तो आई वुड से दैट कि क्लासेस अटेंड करें ही करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें ही करें, जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो भी अपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें ही करें। हाँ, आपकी मान लो कि ऑफलाइन के टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ ही नहीं रही, तो उस केस के अंदर फिर क्या करें, फिर कम से कम एक ऐसा सोर्स पकड़ें कि मुझे इस सोर्स से ही पढ़ना है और उस सोर्स पर स्टिक रहें कि इस सोर्स से ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई सोर्स देखना ही नहीं है। अदरवाइज बच्चा क्या करता है कि ऑफलाइन में एडमिशन ले लेगा और ऑफलाइन में पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, फिर क्या करता है ऑनलाइन के अंदर वो 3-4 सोर्सेज को पकड़ेगा और उन 3-4 सोर्सेज में सिर्फ टाइम पास करता रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और फिर वो अचानक से यूट्यूब से या फिर जो हमारी कंपटीशन की ऐप है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की जो ऐप है वहाँ से भागकर फिर वो इंस्टाग्राम चला जाएगा, व्हाट्सअप चला जाएगा, टेलीग्राम चला जाएगा और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देगा। अब ना वो ऑफलाइन का रहा ना वो ऑनलाइन का रहा, वो बच्चा रैंक 20,000 के लायक था, उसकी रैंक आती फिर 2 लाख। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन ना करें, जहां पढ़े वहां ढंग से पढ़ें। और अगर मान लो कि आपको अगर ऑफलाइन में नहीं समझ में आता तो एक ऑनलाइन का सोर्स पकड़े और वहीं से रिलीजियसली पढ़े, बाकी किसी ऐप पर, बाकी किसी वेबसाइट पे ना जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेटा फेल होने के लिए जो अगली इंग्रेडिएंट है कि अगर आपको जेईई या नीट के एग्जाम में अगर फेल होना है तो आप सवाल करना बंद कर दो। मैंने ऐसे इतने बच्चे देखे हैं, मतलब इतने डफोल चंद बच्चे देखे हैं, फ़ोन करते हैं कि अरे सर सब सिलेबस सब कंप्लीट है और मेरे परसेंटाइल आ रहे हैं 70। मैंने पूछा बेटा इतना कम परसेंटाइल, सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्यों? सर सवाल नहीं किए, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, सवाल ही नहीं किया उसने। ऐसे कौन साइंस पढ़ता है यार, ऐसे कौन मैथ्स पढ़ता है यार? फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया गया तो फिजिक्स को हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी थोड़ी है कि यार यहाँ की राजधानी ये थी, यहाँ पर ये लोग है, यहाँ पर वो लोग। अरे भाई जो साइंसेज हैं, जो मैथ्स है, जो जिसमें हार्डकोर मैथमेटिक्स लगती है, हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वो तो इंसान तब सीखता है जब कोई कॉन्सेप्ट सीखा और उस पर सवाल करता है। बच्चे सवाल ही नहीं करते, पूरा साल निकल जाता है, पूरा साल निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हैं और देख देख के सोचते रहते हैं मैं कितना सीख गया, उनसे पैन ही नहीं चलता। जैसे कोई सवाल के अंदर सिंपल चार्जेस दे दें, डिस्टेंस दे दें, उनसे सवाल सोल्व नहीं होता कि उनके बीच में फोर्स कितना आएगा, उन दोनों चार्ज के बीच में पैन ही नहीं चलता। तो बच्चे सवाल ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देखते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उनको लगता है कि भाई मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रही, मेरे रैंक क्यों नहीं आ रही, मुझे IIT वाले और NIT वाले घर से उठाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? अरे वो इसलिए नहीं आ रहे भैया क्योंकि तुमने कोई सवाल ही नहीं किया, और तो सवाल पूछेंगे ना अगले, तो वो अगले ही थोड़ी पूछेंगे तू सामने यूट्यूब के सामने कितने घंटे तक बैठे रहा, या फिर तू क्लास में कितने घंटे बैठे रहा, तू ऑफलाइन क्लास में तूने सारी की सारी क्लासेस और सारी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड किया नहीं की, वो ये थोड़ी पूछ रहे हैं। वो तो पूछ रहे हैं 5 सवाल कर दे और अपना पैन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैं साल भर सवाल ही नहीं किए। तो साल भर सवाल करना बहुत कंपल्सरी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं, पूरा टाइम पास करते रहते हैं, सवाल नहीं करते। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट टू फेल इज लेट द बैकलॉग एक्यूमुलेट। बैकलॉग लगातार इकट्ठा होता रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इतना सारा बैकलॉग हो जाता है कि उसको छोड़ो यार, होएगा नहीं, ठीक है, फिर वो गेम मार देता है। ठीक, बैकलॉग जो है ना वो एक तरीके से अगेन मेरी जनरेशन का वर्ड नहीं है, ये तुम्हारी जनरेशन का वर्ड है। मेरी जनरेशन के अंदर इसको बिल्कुल प्योरली बड़ा मक्कारी ही कहा करते थे। ठीक है, कि मक्कारी कर रहे हैं, है ना, आलस है और क्या है ना। ठीक है, आजकल तुम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि बैकलॉग हो गया है, क्योंकि मक्कारी में ना, मक्कारी इज इन वर्ड्स कि भाई मैंने की है। ठीक है, बैकलॉग कोई और चीज़ है जो अपने आप हो रही है। ठीक है, ऐसे कहूँ ना कि यार मैंने मक्कारी की है ना, मैंने आलस किया, तो ऑल द ऑनर्स इज ऑन मी कि मेरी गलती है। लेकिन ऐसे बोलते ना कि बैकलॉग हो गया तो ऐसा लगता है कुछ और, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, है ना, कोई सुनामी आ गया, कोई और चीज़ हो गई, मेरा रोल नहीं है उसके अंदर। अरे भाई बैकलॉग इसलिए हो गया कि तुमने पढ़ाई नहीं की, सीधी सी बात है, तुम्हें चिल मचाई है,
तुमने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे टाइम वेस्ट किया है, तो ऑफकोर्स बड़ा ठीक है, उसके तो खामे भुगतने पड़ेंगे। तो मक्कारी है साफ साफ, तो वो बैकलॉग तो एक्यूमुलेट होगा होगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेट द डाउट्स पाइल अप। जैसे बड़ा मान लो कि लेट से कि आपने 20 क्वेश्चन किए, आपसे 12 नहीं बने, सॉरी 12 आपसे बन गए, 8 आपसे नहीं बने। जो 8 सवाल आपसे नहीं बने, फटाफट उन 8 सवालों को निपटाओ। सबसे पहले उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो। 8 में से 6 सवाल तो ऐसे होंगे कि टेक्स्ट सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे वो 2 सवाल बचे, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखो। वीडियो सॉल्यूशन देखते ही 90% चांसेस बात के हैं कि वो दोनों सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो अपने टीचर से पूछें, चाहे बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे पूछें, चाहे बेटा जो आपकी जूम डाउट क्लास होती है उसमें पूछें। वो 2 सवाल उसी दिन पूछें। तो जो डाउट जिस दिन आ रही है वो डाउट उसी दिन ही निपटाएं। तो बहुत सारे बच्चे जो फेल होते हैं उसके पीछे कारण है कि उन्होंने सवाल करते गए, जो नहीं आते गए छोड़ते गए, सवाल करते गए, जो नहीं आते गए छोड़ते गए, फिर आखिर में कुछ सीखा ही नहीं। अरे तेरे को पूरी की पूरी जो शीट दी गई, डीपी दी गई, टेस्ट दिए गए, वो सारे दिए ही इसलिए गए थे कि तेरे जो सवाल गलत होंगे तो उनसे कुछ सीखेगा। और तो सवाल सारे के सारे गलत हुए, तूने उनको एक गठरी में रख के फेंक दिया। अरे भाई वो सवाल तो तेरे काम के थे ना। जो सवाल तेरे से सही हो गए वो तेरे काम के थे ही नहीं, वो तेरे को कॉन्सेप्ट पहले से आते थे। जो सवाल तेरे से गलत हो रहे थे वही कॉन्सेप्ट को तेरे को सिखाना चाह रहे थे, उनकी तरफ तूने ध्यान दिया ही नहीं। तो ये जो आपके बड़ा डाउट्स हैं ये अपने लगातार क्लियर करते रहें और लगातार मूव करते रहें। एक बहुत बड़ी गलती जो बड़ा फेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बच्चे रिवाइज ही नहीं करते, है ना। रिवाइज करते ही नहीं है, कोई पुरानी चीज़ देखते ही नहीं है। इवन टेस्ट के पहले भी रिवाइज नहीं करते। जिस दिन टेस्ट उनको पता है कि मेरे कंपटीशन का टेस्ट है, मेरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर भी बिल्कुल ऐसे मुंह उठ के चले जाते हैं। फॉर्मूले ही देख लो, पन्ने ही पलट लो, क्लास नोट्स ही देख लो, फॉर्मूले लिख लिख के याद कर लो। एटलीस्ट रिवाइज तो करो। टेस्ट होते किस लिए? टेस्ट होते इसलिए कि एटलीस्ट तुम रिवाइज तो करो। तो बहुत सारे बच्चे जो फेल होते हैं उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि वो पूरे साल भर बस पढ़ते रहते हैं, सवाल कर लेते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इतने बच्चे देखे मैंने, पूरा पूरा साल निकल जाता है, 6-6, 7-7 महीने निकल जाते हैं, जस्ट जेईई मेन आने वाला होता है और वो बोलता है कि सर सारा सिलेबस कंप्लीट है, एक भी टेस्ट नहीं दिया है। और बच्चा जब मुझसे पूछता है कि मैं क्या करूं, तो मैं हताश सा हो जाता हूँ कि मुझसे क्या ही कहूँ यार। जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया उसे एक्चुअल जेईई मेन का टेस्ट देना है और उसने टेस्ट दिया नहीं, उसे पता ही नहीं कि टेस्ट में 3 घंटे कैसे बैठना होता है, उसमें सवाल कैसे चूज़ करने होते हैं, पीसीएम में सीक्वेंस क्या रखनी होती है, टफ सवाल को कैसे छोड़ना होता है, इजी सवाल को फास्टली कैसे करना होता है, कैलकुलेशन कैसे स्पीडली करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कम करनी होती है ना, रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कम कैसे करना होता है, उसे पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? जब पूरे साल भर एग्जाम देगा, साल भर टेस्ट देगा, तभी तो कम होगा। उसने टेस्ट दिए नहीं, वो कैसे पास होगा? तो जो अगली रेसिपी है बेटा, मतलब अगला जो इंग्रेडिएंट है फेल होने के लिए, कि वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट तो दे लेंगे लेकिन टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करेंगे। टेस्ट में लेट से के सवाल पूछे फिजिक्स के अंदर 30 के 30 के अंदर फॉर एग्जाम्पल, उसने 30 में से सवाल कर लिए, 20 सही कर लिए, बाकी 10 सवाल उससे गलत हो गए। वो घर पे आया और पेपर फेंक दिया। 10 सवाल उसने देखे ही नहीं। जो 10 सवाल उससे गलत हुए हैं वही सवाल वो थे जिनके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसी कैलकुलेशन थी, कोई ऐसा मैनिपुलेशन था जो उसको नहीं आता था। अगर उसका वो सॉल्यूशन देखता तो वो कैलकुलेशन, वो मैनिपुलेशन, वो फॉर्मूला एटलीस्ट वो देखता, उसके दिमाग में चिपक जाता और वही सवाल अगर वापस से पूछते तो कर देता। इससे अच्छा क्या होगा कि मतलब आपको टेस्ट बता रहा है कि बेटा तेरे को ये 3 चीज़ें नहीं आती हैं या फिर ये 10 चीज़ें तेरे को नहीं आती हैं, फिर काम कर ले, बेस्ट है। तुम कहीं और इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिससे तुम्हें पता लगे कि भाई मेरे में क्या क्या गलती है, उसमें टाइम लग जाएगा। और टेस्ट तो इतना आसान इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपकी गलतियां कहां कहां हैं। यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विद दैट। तो अगला जो कारण है बड़ा वो ये है कि वो कभी भी टेस्ट को एनालाइज नहीं करते, तो फेल, मतलब दे आर डूम टू फेल। ठीक है, नेक्स्ट इज, फेल होने की पीछे बड़ा बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चे फोन पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, अननेसेसरी समय। ठीक है, वो जाएंगे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए और फिर यूट्यूब पे कोई और वीडियो चला लेंगे, फिर अचानक से इंस्टाग्राम खोल लेंगे, भाई इंस्टाग्राम पे कौन सी पढ़ाई हो रही है। ठीक, नेक्स्ट इज, बड़ा एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे। खासतौर से नीट और जेईई मेन वाले जो बच्चे हैं वो तो एनसीईआरटी को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे फेल होते हैं वो बड़ा एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज, नॉट एक्सेलरेटिंग बिफोर एक्चुअल एग्जाम। जैसे ही एग्जाम आने वाला है उस टाइम पर एक्सेलरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 ओवर का अगर ओडीआई मैच है तो पहले 40 ओवर आप जिस रेट से खेले हो, आप लास्ट के 10 ओवर में उस रेट से नहीं खेलते। पहले 40 ओवर में आपने अगर 200 रन बनाए हैं तो आप कोशिश करोगे कि लास्ट के 10 ओवर में 100 रन बने।
मतलब पहले 40 ओवर में अगर 5 की रन रेट रही है तो आप कोशिश करोगे कि लास्ट के 10 ओवर के अंदर 10 की रन रेट रहे। ठीक है, यही हाल बेटा यहाँ पर है। अगर आप पूरे साल भर लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 घंटे के आसपास पर डे पढ़ाई कर रहे हो, तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप लास्ट के एक महीने के अंदर भी 7 घंटे पर डे पढ़ो। हाँ, वो 11 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। उस जो आपने लगा 3 या 4 घंटे का टाइम स्पेंड किया है, उसमें हो सकता है कि आपको रोज एक मॉक टेस्ट स्क्वीज करना हो कि यार मुझे मॉक टेस्ट भी लगातार देना और बाकी पढ़ाई वैसे की वैसे चलनी है। तो बहुत सारे जो बच्चे जो फेल होते हैं उसके पीछे कारण ये है कि ना वो साल भर जैसे पढ़ते हैं वैसे लास्ट महीने पढ़ते हैं, वो उस बात को एक्सलेट ही नहीं कर पाते कि यार मुझे एग्जाम के अंदर और बेटर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा दैट इज विल सीक परफेक्शन। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि यार या तो ये वाला चैप्टर मेरे को कंप्लीट ही आएगा, या तो इस चैप्टर का मैं आइंस्टाइन ही बन जाऊंगा, या फिर मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, या तो मैं IIT बॉम्बे CSE लूंगा, या फिर मैं इंजीनियरिंग करूंगा ही नहीं। क्लियर है उनका, मतलब उन्होंने इस तरह से ले रखा है ना। लाइफ इज नॉट दैट बाइनरी, लाइफ इज साइनोसॉइडल बेटा, लाइफ इज है ना मोर लाइक एनालॉग सिग्नल, नॉट लाइक ए डिजिटल सिग्नल। बच्चा क्या सोचता है कि देखो ऐसा है, ये तो IIT बॉम्बे CS है और ये 0 है, ये 1 है, ये तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज का खराब सी ब्रांच, और ये है IIT बॉम्बे की CS, या तो ये या ये। इट्स नॉट लाइक दैट। इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, जितना तुम एफर्ट मारोगे तुम लगातार उतना ऊपर चलते जाओगे। इसकी कोशिश करो, ये नहीं मिले तो इसकी कोशिश करो, ये नहीं मिले तो इसकी कोशिश करो। परफेक्शन के पीछे मत भागो। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये वाला चैप्टर पूरा परफेक्टली आना चाहिए, शानदार तरीके से आना चाहिए कि मैं हर सवाल कर लूँ इस पर, और JEE मेन में बिल्कुल लल्लू सा सवाल पूछ लेंगे, और वो उस चैप्टर को सिर्फ इसलिए छोड़ के आ गया क्योंकि वो उसमें परफेक्शन के पीछे भाग रहा था कि यार RBD में तो CTR में पढ़ूंगा सीधे, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन ही पढ़ूंगा सीधे, उसका सारे सवाल बनना चाहिए। और JEE मेन में क्या पूछ लेंगे बताओ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के और कितना है, 7/5 मार्क्स का। तो तुम परफेक्शन के पीछे मत भागो, जितना कर सको उतना कर लो। हाँ, परफेक्शन के पीछे भागो बाद में ना, पहले कम बेसिक तो कर लो। तो परफेक्शन के पीछे हमेशा भागने की ऐसी जरूरत नहीं है। आई बिलीव दैट कि मैंने मोस्टली बड़ा पॉइंट्स इसके अंदर कवर कर लिए हैं कि ये वो मेन गलतियां हैं जिन गलतियों को करने के कारण बच्चे अलग अलग स्टेज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो कंपटीशन है उससे लगातार वो बाहर होते रहते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड ठीक है। आई बिलीव दैट, आई प्रे दैट कि आप इनमें से कोई भी गलती ना करो, या फिर मान लो कि कभी पूरे साल भर में या 2 साल भर में कभी न कभी तुम गलती करो तो तुम्हें अचानक से याद है कि हाँ यार, है ना, मेरे गुरुजी ने कहा था कि ये वाली गलती तू करेगा, मैं गुरुजी को गलत प्रूव करूँगा और मैं ये गलती नहीं करूँगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बाय।